हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो इस चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के पहले हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन ए से बी है, ये इन्वर्स फंक्शन कब होगा? जब ये फंक्शन 1 1 और 2 होगा, यानी कि ये फंक्शन का क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्टिबल के लिए क्या जरूरी है कि फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 और 2। इफ f इज इन्वर्टिबल, अगर फंक्शन कैसा है? इन्वर्टिबल है, देन f इन्वर्स एग्जिस्ट, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स क्या होगा कि एक फंक्शन हम लोग डिफाइंड करेंगे g, जिसका डोमेन क्या हो जाएगा? अब b हो जाएगा, एंड इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? a, देन g इज इक्वल टू f इन्वर्स। तब g को क्या कहेंगे? f का इन्वर्स कहेंगे। तो फंक्शन इन्वर्स के लिए फंक्शन का क्या होना जरूरी है? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए क्या जरूरी है कि फंक्शन कैसा हो? 1 1 और 2। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 और 2 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इन्वर्स फंक्शन तो निकालेंगे, लेकिन किसका फंक्शन निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो है इन्वर्स निकालेंगे। तो क्या है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग क्या निकालेंगे? इन्वर्स निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकलता है इन्वर्स ऑफ साइन। तो साइन का इन्वर्स निकालने तो साइन के इन्वर्स के लिए पहले साइन का ग्राफ देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2। तो फ्रेंड्स, ये है साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ में क्या जो इसकी डोमेन है वो पूरी एक्स एक्सिस है, यानी कि साइन एक्स का जो डोमेन है, जो साइन फंक्शन का डोमेन है वो क्या है? उसकी पूरा आर है। और जो इसकी रेंज है वो देखिए, वो क्या होती है? 1 से लेकर के -1 तक, यानी इसकी जो रेंज आएगी -1 से 1 आती है। तो ये साइन का ग्राफ हो गया, ये साइन फंक्शन इस पे डिफाइंड होता है। तो अब ये फंक्शन साइन इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो अगर साइन का इन्वर्स निकालना है तो साइन को क्या होना पड़ेगा? साइन को इन्वर्टिबल होना पड़ेगा। इन्वर्टिबल के लिए क्या जरूरी है कि फंक्शन कैसा हो? 1 1 और 2 हो। तो ये फंक्शन ऑन 2 तो है, क्योंकि -1 और 1 के बीच में कोई भी आप नंबर ले लीजिए तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन तो यह साइन एक्स इज ऑन 2 तो है, बट साइन एक्स इज नॉट 1 1। 1 1 नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक
x की वैल्यू हम ले लें 0 और एक x की वैल्यू ले लें पाई, तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, यानी कि साइन 0 इजिकल टू साइन पाई बट 0 नॉट इक्वल टू पाई। यहाँ पे 0 और पाई दो ऐसे मान आ गए जिसकी वैल्यू क्या है सेम है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। साइन 0 पे भी वैल्यू 0 है, साइन पाई पे भी वैल्यू 0 है, यानी दो अलग अलग नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू सेम पे जा रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। चूँकि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज साइन r to -1 to 1 इज नॉट इन्वर्टिबल। चूँकि ये इन्वर्टिबल नहीं है तो साइन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब चूँकि साइन इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो साइन इनवर्स निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि साइन इनवर्स को, साइन फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा। तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए क्या करना है कि इस डोमेन में कुछ हम लोग इंस्ट्रक्शंस लगाएंगे, कुछ इसमें जो है ऐसा कुछ करेंगे, इस डोमेन को कुछ ऐसा वैल्यू लेंगे कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर हम साइन में जो डोमेन है उसको फिक्स कर दें, अब वो क्या फिक्स कर दें -π/2 से +π/2 तक, यानी कि जो साइन एक नया फंक्शन ले लें साइन, वो कहाँ से -π/2 से π/2 तक, तो -π/2 से π/2 तक लिया तो इसकी जो डोमेन तो हो गई -π/2 से π/2 तक, और रेंज कहाँ तक जाएगी -1 से लेकर के +1 तक, तो ये हो गया -1 से लेकर +1 तक। अब यहाँ पे फंक्शन देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ग्राफ में कोई ऐसे दो पॉइंट नहीं है जिनकी वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए, यानी x के किसी भी दो मान के लिए y की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। तो ये फंक्शन जो है इज 1 1 एंड onto, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1 onto, सो इट इज इन्वर्टिबल। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो जब इन्वर्टिबल हो जाएगा तो इसका इन्वर्स क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, और चूँकि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स क्या होगा दैट इज साइन इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो साइन इनवर्स होगा क्या, साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा -1 से 1, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी -π/2 से π/2। तो ये आ गया साइन का इन्वर्स। तो साइन का इन्वर्स में डोमेन क्या होगी -1 से 1 और रेंज क्या होगी -π/2 से π/2। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ये वाला ही क्यों इंटरवल, ये वाला ही क्यों हमने लिया है, ये ही ब्रांच ही क्यों ली है। आप ये भी ब्रांच ले सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्रांच, यानी कि ये कहाँ से π/2 से 3π/2 तक का ब्रांच ले सकते हैं, या इसके बाद वाला 3π/2 से पाई का ब्रांच, ये 5π/2 का ब्रांच ले सकते हैं, या इधर ले सकते हैं -π/2 से -3π/2 का। तो ये ब्रांच हम लोग क्यों नहीं लेते हैं, तो वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जब इस इंटरवल को प्रिंसिपल ब्रांच के नाम से फिक्स कर दिया गया है, इस इंटरवल को कहा गया प्रिंसिपल ब्रांच, या इसलिए इसी ब्रांच को हम लोग इसी इंटरवल को डोमेन के रूप में, रेंज के रूप में लेते हैं। तो ये आ गया साइन इनवर्स का फंक्शन। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स का देखते हैं, इनवर्स ऑफ कॉस। तो कॉस का इनवर्स देखते हैं, तो पहले कॉस का ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ये 1 है, ये -1 है। तो कॉस का ग्राफ होता है इस प्रकार से,
ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2। कॉस की जो डोमेन है वो क्या है, R है, और ये इसकी रेंज क्या है, -1 से 1 है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि कॉस जो फंक्शन है वो ऑन टू तो है, x की कोई वैल्यू रखिए तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, लेकिन फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, और cos 2π की वैल्यू भी क्या है, 1 है, cos π/2 की वैल्यू क्या है, 0 है, और cos 3π/2 की वैल्यू भी क्या है, 0 है। इस प्रकार से कई ऐसी वैल्यू मिलेगी जिनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हियर cos x इज onto but it is not 1 1। ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? कि बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और cos 2π इज इक्वल टू 1। बट यानी कि cos 0 इज इक्वल टू cos 2π, बट 0 नॉट इक्वल टू 2π। तो दिस इम्प्लाइज cos x इज नॉट 1 1। तो ये जब 1 1 नहीं होगा तो ये दिस इम्प्लाइज cos x इज नॉट इन्वर्टिबल। तो ये cos x जो है, ये cos x इन्वर्टिबल नहीं होगा। चूँकि ये इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमें इन्वर्स निकालना भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो डोमेन में कुछ सर्टेन पोर्शन को ही लेके चलना पड़ेगा। और वो पोर्शन क्या होगा, वो होगा 0 से लेकर पाई। यहाँ पर इस इंटरवल को प्रिंसिपल ब्रांच कही गई है। कहाँ से, 0 से लेकर पाई तक के ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच। तो अगर हम ये यहाँ पे डोमेन फिक्स कर दें इसका, देखते हैं। तो इफ़ कॉस में हम डोमेन ले लें क्या, 0 से पाई, तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1 होगी। देन फंक्शन इज 1 1 onto। फंक्शन कैसा होगा, 1 1 भी होगा, onto भी होगा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच आपकी क्या है, ये है। इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक, जिसमें डोमेन क्या होगा, 0 से पाई, और रेंज क्या होगी, -1 से 1। तो इज 1 1 एंड onto। तो दिस इम्प्लाइज इट इज इन्वर्टिबल। ये कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होगा तो दिस इम्प्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट। जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स इसका क्या होगा, कॉस इन्वर्स। कॉस इन्वर्स में ये क्या बन जाएगी, डोमेन -1 से 1, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई। तो हमने कॉस इन्वर्स, कॉस का भी इन्वर्स निकाल लिया, जिसमें डोमेन ये होगी और रेंज ये होगी। इसी प्रकार हम बाकी के भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स का रिजल्ट क्या निकलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स में देखा था कि साइन इन्वर्स का जो है डोमेन क्या आई थी, -1 से 1, और इसकी जो रेंज आई थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, वो क्या आई थी, -π/2 से π/2। और कॉस इन्वर्स की जो डोमेन थी वो क्या थी, -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, और रेंज क्या थी, वो भी क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई
थी। इसी प्रकार जब आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो जो tan इन्वर्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, पूरी रियल नंबर, होल रियल नंबर होगी, और उसकी रेंज जो होगी -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होगी। ओपन इंटरवल मीन्स ये जो बाउंड्री पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बाकी सारी वैल्यू होगी -π/2 से π/2 के बीच की, सिर्फ -π/2 और +π/2 ये पॉइंट को छोड़ करके। और cot इन्वर्स x की जो डोमेन होगी वो R होगी और रेंज होगी 0 से π ओपन इंटरवल। सेक इन्वर्स x की डोमेन होगी R -1 to 1 ओपन इंटरवल। इस पूरे रेंज में से -1 और 1 के बीच का जो एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, बाकी पूरी डोमेन होगी, रेंज होगी 0 से π, उसमें से π/2 को छोड़ करके, ठीक है ना, π/2 पॉइंट को छोड़ करके 0 से π तक की टोटल रेंज होगी। ठीक, कॉसेक इन्वर्स x की डोमेन होगी R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 और इसकी जो रेंज होगी -π/2 से π/2 होगी, 0 एलिमेंट को छोड़ करके। इन्वर्स फंक्शन में एक नोट याद रखना है कि अगर y इजकल साइन इन्वर्स x है तो ये x इजकल टू हो जाएगा साइन y, यानी इन्वर्स इधर आकर के साइन फंक्शन बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि साइन इन्वर्स x नॉट इक्वल टू साइन x का होल इन्वर्स। ये इन्वर्स फंक्शन है और ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है, ये एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, क्योंकि साइन x के होल इन्वर्स को आप लिख सकते हैं 1/sin x। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये इन्वर्स फंक्शन है साइन का, तो ये साइन इन्वर्स x साइन x के होल इन्वर्स के इक्वल नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज का है या फार्मूला का है जो हम लोग प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। क्या है वो फार्मूला? पहला देखिएगा, साइन इन्वर्स x की वैल्यू क्या होगी x, यानी साइन और साइन इन्वर्स अगर हैं तो ये कैंसिल आउट करके वैल्यू क्या देंगे x, लेकिन x कहाँ हो, x जो है -1 और 1 के बीच में हो, यानी x की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में हो तो साइन इन्वर्स x की वैल्यू क्या हो जाती है, x हो जाती है। इसी प्रकार अगर साइन इन्वर्स हो तो साइन इन्वर्स साइन x की वैल्यू क्या होगी x, जहाँ पे x क्या होना चाहिए, x लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। दूसरा है साइन इन्वर्स 1/x होता है कॉसेक इन्वर्स x, और x की वैल्यू जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या x की वैल्यू जो है लेस दैन इक्वल टू -1। इसी प्रकार सेक इन्वर्स x होता है सेक इन्वर्स x और x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और x लेस दैन इक्वल टू -1। tan इन्वर्स 1/x होता है कॉट इन्वर्स x और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। इसी प्रकार थर्ड पार्ट में देखिएगा, साइन इन्वर्स -x होता है माइनस साइन इन्वर्स x, tan इन्वर्स -x होता है माइनस tan इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स -x होता है माइनस कॉसेक इन्वर्स x। फोर्थ में कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, सेक इन्वर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। तो यहाँ पे जो भी फार्मूले हैं उनमें मेन चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सारा फार्मूला इसी पर डिपेंड करता है। ये ही आपके नोट पॉइंट है, इनको याद रखना है कि x किसके बीच में लाई करना चाहिए, तब यह फार्मूला यूज होगा। अगला फार्मूला देखिएगा 5 नंबर, कह रहा है कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x की वैल्यू क्या होगी, π/2, यानी साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, π/2, लेकिन x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, -1 to 1 में। अगर x की वैल्यू -1 to 1 है के बीच में है तो साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। दूसरा है tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, जहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। थर्ड है आपका कॉसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x इक्वल टू π/2, जहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। 6 नंबर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही यूज होगा इसका। तो पहला पार्ट क्या है कि साइन इन्वर्स x
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। दूसरा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन -1। थर्ड है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे प्लस की वैल्यू क्या हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कब, जब x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो। लेकिन अगर x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हम लोग ये थर्ड फार्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे x इंटू वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 1 और एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स में चेंज करना है तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे मॉड x की वैल्यू होगी लेस दैन इक्वल टू 1। 2 tan इनवर्स x अगर कॉस में लिखना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x इज लाइज बिटवीन x की वैल्यू होगी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 2 tan इनवर्स x होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x की वैल्यू होगी ग्रेटर दैन -1 और लेस देन 1, यानी -1 और 1 के बीच में होगी। 8 नंबर फार्मूला देखिएगा, कह रहा कि साइन इनवर्स x इजकल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। इसी प्रकार कॉस इनवर्स x इजकल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना है तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स यूज करेंगे। अगला है tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला है इसका फोर्थ पार्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अभी हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पढ़ा था, यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 9 नंबर है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई एक्स इंटू वाई प्लस √x माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। 10 नंबर में है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो फार्मूले ये 8 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, फार्मूला नंबर 8 से लेकर फार्मूला नंबर 10 तक के फार्मूले NCERT बुक्स में नहीं दिए गए हैं। तो हो सके तो आप अपने क्वेश्चंस में इन फार्मूलों का यूज ना करें, क्योंकि इन फार्मूलों के यूज़ से हो सकता है आपके जो है पूरे नंबर्स ना मिलें। तो ये फार्मूले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कंपटीशन में यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं है कि इन फार्मूलों को ना यूज करके आपके सवाल नहीं लग पाएंगे। NCERT के सभी सवाल इन फार्मूलों के नंबर 8 से 10 तक के फार्मूले ना यूज करें तब भी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो सवाल लगाने नहीं होते हैं, आपको
आंसर से मतलब होता है, तो आप ये फार्मूले यूज करके आंसर लगा करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, बस हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम्स में आपके सवाल के पूरे नंबर ना मिलें, क्योंकि ये फार्मूले 8 नंबर से लेकर 10 तक के फार्मूले NCERT बुक में नहीं दिए गए हैं। बाकी अदर्स बुक्स में ये सभी फार्मूले दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे मैथ से रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल AP मैथमेटिक्स में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।